like a Hellcat. पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियोक जब जैसे भागता हुआ महा के पास आता है तो उसे देख महा काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है। और अब इससे पहले कि वो रियोक से कुछ पूछ पाती कि तब इन दोनों को साथ में यूरी और शिम भी देख लेती है। और फिर जब जैसे वो दोनों भागती हुई महा के पास आने लगती है तो उन दोनों को आता हुआ देख महा रियोक का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है और किसी जगह आके छुप जाती है। पर अब क्योंकि इसी बीच ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे इसलिए तभी एम्बैरेसिंग होकर ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। जिसके बाद फिर जब महा ने रियोक से उसके वहाँ आने का रीजन पूछा तो इस पर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ तुमको तुम्हारा फैन पाउच देने आया था जो कि वैन में ही रह गया है, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। पर फिर जब जैसे वो उठा तो उसने तभी अपने सामने यूरी और शिम को देखा, जिन्हें देख वो तुरंत वापस पीछे मुड़ गया। पर अब क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो दोनों उसे पहचान चुकी थी, इसलिए यूरी गुस्से में महा का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाती है। जिसे जाता देख रियोक को बहुत ही बुरा फील होता है। पर फिर जब वो वापस नीचे वैन के पास आता है तो वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसकी वैन अपनी जगह से गायब है। एक्चुअली रियोक ने मैनेजर जून की वैन को नो पार्किंग में पार्क कर दिया था, इसलिए पुलिस वाले वैन को उठाकर ले गए। और वहीं दूसरी तरफ यूरी और शिम महा के मोबाइल से रियोक के भेजे हुए सभी मैसेजेस को रीड करती हैं एंड महा भी उनको फैन पाउच की सारी कहानी बता देती है। जिन्हें सुन यूरी महा की बात समझ तो गई थी मगर वो ये बात भी काफ़ी अच्छे से जानती है कि महा का रियोक के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि रियोक की वजह से उनके ग्रुप को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो महा से तुरंत उसका नंबर चेंज करने के लिए बोलती है, जिस पर शिम बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो इस पर यूरी ने चिल्लाकर बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो अब क्या हम ऐसे ही अपनी सारी मेहनत को वेस्ट जाने दें। तो ये सुन शिम उदास होकर बोलती है कि उन दोनों ने ऐसे ही फोर्स करके एनी को खो दिया, इसलिए अब अगर वो ऐसा ही महा के साथ करेंगी तो फिर वो महा को भी खो देंगी, जिस वजह से एंड में फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर ये सब सुन महा उन दोनों को जल्दी से चुप करवाती है और प्रॉमिस करती है कि वो बहुत जल्द सब ठीक कर देगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम रियोक को देखते हैं जिसने मैनेजर जून को कॉल कर दी थी, जो अब अपनी वैन पुलिस से लेकर वापस रियोक के साथ घर जा रहे थे एंड साथ ही वो रियोक की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थे। जिसके बाद फिर जब रियोक महा के पाउच को वैन में हर जगह ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता, तो इस पर मैनेजर जून उसे बताते हैं कि तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो अब मेरे पास है, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और फिर वो रियोक को अपने साथ बॉक्सिंग हॉल ले आते हैं, जहाँ वो रियोक से कहते हैं कि मेरे लाख बार मना करने पर भी तुमने महा से मिलना नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हें उसमें या फिर मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा। जिस पर रियोक बोलता है कि मेरे लिए आप दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए पंच मार सकते हो। तो ये सुन जब जैसी मैनेजर जून ने रियोक के ऊपर पंच मारने की कोशिश की पर वो उसे मार नहीं पाए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी और शिम ये दोनों सो चुकी हैं बट महा नहीं, क्योंकि उसको बार बार रियोक का ही ख्याल आया जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम तीनों लड़कियां चुपचाप बैठी थी, इसलिए जीहाक उनसे बात करने आए और कहा कि आपस में लड़ाई करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। फिर जीहाक ने बताया कि उन्हें एक सिटकॉम का ऑफर आया है, यानी टेलीविज़न सीरीज, पर अब क्योंकि यूरी को एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं इसलिए उसने मना कर दिया। शिम भी पिछले फोटोशूट से थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थी इसलिए उसने भी मना कर दिया। तो फिर अब महा को ही इस ऑफर के लिए हाँ बोलना पड़ा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर जून सीओ पार्क के ऑफिस में उन्हें रियोक का शेड्यूल बता रहे हैं, जहां वो बताते हैं कि उन्होंने रियोक को बहुत सारे कामों में फंसा दिया है, यानी उन्हें कंपनीज की साइड से रियोक के लिए जितने भी ऑफर्स आए उन्होंने उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया और अब रियोक एक मिनट भी फ्री नहीं रह पाएगा और फिर वहां से चले जाते हैं। वेल वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि रियोक पूरे दिन अपने काम में बिजी रहे और वहां से बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। जिनका ये बिहेवियर सीओ पार्क को भी काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पूछते हैं कि क्या मैनेजर जून की किसी से लड़ाई चल रही है। वेल अब मैनेजर जून रियोक को अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं, जहां रियोक ने महा के मैसेज आने का वेट किया पर उसे महा का कोई मैसेज नहीं आया। कि फिर तभी उसने देखा कि उसकी सीट के सामने कैमरा लगा है,
तो इस पर मैनेजर जून उसे बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि ये कैमरा अभी ऑफ है। फिर मैनेजर जून रियोक को लेकर एक जंगल जैसी जगह आते हैं जहां से भागने की रियोक बहुत कोशिश करता भी है पर भाग नहीं पाता। देन रियोक को पता चलता है कि उसे यहाँ एक एपिसोड शूट करना है जिसमें वो बिना किसी फैसिलिटी के रहेगा और खुद अपना सारा काम करेगा। जिस बात को सुन रियोक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मगर इतने सारे कैमरास और लोग होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। और तो और मैनेजर जून जाने से पहले रियोक का मोबाइल भी अपने साथ ले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ माहा मोबाइल शॉप से एक न्यू मोबाइल और सिम कार्ड बाय करती है जहां के ऑनर ने माहा का ऑटोग्राफ भी लिया क्योंकि अब धीरे धीरे माहा फेमस होती जा रही है। फिर जब कॉफ़ी शॉप में आकर माहा ने अपना न्यू नंबर जिहाक को दिया तो ये सुन यूरी और शिम माहा से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं एंड उसको रियोक में से उन्हें चूज़ करने के लिए थैंक्स भी बोलती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन स्पार्कलिंग ग्रुप का है जहां हम देखते हैं कि यूजिन को द किलर नाम की मूवी का एक छोटा सा रोल मिला है जिसका मेन हीरो रियोक है। इसलिए यूजिन यहाँ थोड़ा बहुत घबरा जाता है क्योंकि लास्ट टाइम ग्रीन रूम में उसकी रियोक से बहस हुई थी। इसलिए ये देख यूजिन को इस रोल को करने से मना करता है और बोलता है कि वो खुद इस रोल को कर लेगा। बट यूजिन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने बोला कि नो थैंक्स, इस रोल को मैं ही करूँगा। तो ये सुन मैनेजर टाई खुश होने लगते हैं और फिर अब मैनेजर टाई ने उन सभी का वेट चेक किया जिसमें यूजिन को छोड़कर बाकी तीनों का वेट बढ़ चुका था। इसलिए मैनेजर टाई उन तीनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों ने खा खाकर अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और ना ही तुम तीनों ज़्यादा डांस प्रैक्टिस करते हो। इसलिए मुझे नहीं पता अब कैसे भी करके तुम तीनों को 1 वीक में अपना वेट लूज करना ही होगा। तो ये सुन वो तीनों मुंह बनाने लगते हैं क्योंकि के-पॉप इंडस्ट्री में आइडल्स का वेट कम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आइडल्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती कि वो अपना 1% भी वेट गेन करें। और वहीं दूसरी तरफ रियोक सू के जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहा होता है ताकि उन्हें जला सके। फिर जब बहुत ढूंढने के बाद उसको लकड़ियां मिली तो फिर रियोक ने उन्हें तोड़ा और फिर बहुत मुश्किल से आग जलाकर उन पर नूडल्स पकाए। पर फिर जब जैसे उसने उन नूडल्स को उठाया तो वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से गलती से नीचे गिर गए। तो ये देख रियोक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस टाइम उसे सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और फिर जब रात में रियोक सोने जाता है तो तब भी एक कैमरा रियोक के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए था जिसे देख रियोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे यहाँ और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ माहा को भी रियोक की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए वो बार बार उसी बॉक्स को देखने लगती है जिसके अंदर उसने अपना पुराना मोबाइल रखा हुआ है। और फिर यूरी और शिम की नज़रों से छुपकर वो बाहर आके अपना पुराना मोबाइल ऑन करती है ये देखने के लिए कि क्या रियोक ने अब भी उसको मैसेजेस तो नहीं करे। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि रियोक का मोबाइल रियोक के पास नहीं बल्कि मैनेजर जून के पास है। और वहीं रियोक आसमान की तरफ देखते हुए माहा को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगता है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यूरी सियोक के स्टूडियो आती है और उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है पर इसके बदले उसकी एक कंडीशन थी। सियोक पूछता है कि क्या, तो इस पर वो बताती है कि वो म्यूजिक को और अच्छे से सीखना चाहती है जिसकी इस कंडीशन को सियोक एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी यूरी के जाते ही बैंग भी वहां आ जाता है जो कि शायद यूरी को ही एक नज़र देखने आया था। बट सियोक उसको हंसकर बताता है कि वो जस्ट अभी यहाँ से गई है कि तभी बैंग की नज़र सियोक के मंथली शेड्यूल पे पड़ी जिस पर लिखा था कि यूरी को कब कब म्यूजिक क्लास दी जाएगी। तो ये देख बैंग मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ रियोक की शूटिंग खत्म हो गई एंड मैनेजर जून उसे लेने आए जहाँ रियोक ने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया और फिर उसने लगातार माहा को बहुत सारे मैसेजेस कर दिए कि तुम कहाँ हो, ठीक तो हो, यानी तुम्हें तुम्हारी ग्रुप की मेंबर्स ने कुछ कहा तो नहीं, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे अभी कॉल करो। और वहीं माहा जो कि जिहाक के साथ कहीं जा रही थी कि तभी उसको एक बस पर रियोक की फ़ोटो लगी हुई दिखती है जिसे देख उसे फिर से रियोक की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है। वेल अब कंपनी पहुंचकर उसकी सबसे पहले मुलाकात लालिमा से होती है जो कि माहा को ज़बरदस्ती अपने साथ बात करने ले जाती है और फिर माहा से पूछती है कि तुम्हें मेरी कॉपी करना क्यों पसंद है। तो इस पर माहा ने बताया कि इसलिए क्योंकि मैं शुरू से आपकी जैसी बनना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी रोल मॉडल हो, इसलिए बस तभी
से मैंने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो ये सुन पहले तो लालिमा खुश हो जाती है, पर फिर कहती है कि भले ही तुम मेरी कॉपी कैट हो और कभी कभी रियोग के साथ काम भी कर लेती हो, पर याद रखना कि तुम्हें रियोग के क्लोज नहीं जाना है, क्योंकि मैं रियोग को पसंद करती हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम रियोग से दूर रहो। और फिर उठकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी महा भी लालिमा को रोककर उससे कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाती। जिसे ऐसा करता देख लालिमा समझ जाती है कि महा इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं, इसलिए अब उसको महा को किसी और तरीके से समझाना होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब महा ने गहरी सांस ली और फिर वो अपना ऑडिशन देने ऑडिशन रूम आ गई, जहाँ चोई और कांग पहले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोनों भी महा के साथ इस सिटकॉम में काम करने वाले हैं। जब महा ने उन दोनों से बाकी मेंबर्स के बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने बताया कि सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। और वहीं दूसरी तरफ रियोग भी इसी कंपनी में अपना रेडियो शो करने आ जाता है, जहां वो मैनेजर जून से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि वो उसको घर ले जाने की बजाय डायरेक्ट यहाँ क्यों लेकर आए हैं। क्या उसको आराम तो दूर नहाने तक का भी टाइम नहीं दिया जाएगा। और फिर जब जैसी उसकी नज़र लिफ्ट के पास खड़ी महा पे पड़ती है तो उसको देख वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता है एंड महा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। बट महा रियोग को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अब वो रियोग से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती है। इसलिए महा का ये बिहेवियर रियोग को बहुत ही अजीब लगता है। यानी यहाँ रियोग का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है। फिर ये चारों साथ में ही एक लिफ्ट से बाहर तक जाते हैं और फिर अपनी वैन में बैठकर बहुत दूर से एक दूसरे को देखते हैं, पर कुछ बोलते नहीं। जिसके बाद इन दोनों की वैन अपने अपने रास्ते चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जब ये बात सीओ पार्क को पता चलती है कि अब महा शार्क्स के 2 और मेंबर्स यानी चोई और कांग के साथ काम करने वाली है, तो ये सुन वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये जिहाक बार बार उनके रास्ते में क्यों आ रहा है। कि तभी फिर बातों बातों में सीओ पार्क के सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि वैसे ये टी पार्टी ग्रुप पहले ओमेगा एंटरटेनमेंट का ग्रुप था, यानी मिस्टर किम की कंपनी का, जिनकी टीम की एक मेंबर ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ली थी। तो ये सुन सीओ पार्क कुछ सोचने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम, जो कि अपनी कंपनी की किसी ट्रेनिंग को बेसिक चीज़ें बता रहे थे, कि तभी उनके पास सीओ पार्क की कॉल आती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये सब हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में रियोग बटरफ्लाई इफेक्ट्स नाम की कंपनी में आता है, जो कि उसकी न्यू फिल्म बनाने वाली है। जहां हमने रियोग के जाने के बाद यूजिन को भी देखा, जो कि अपना इंटरव्यू पास कर लेता है। कि तभी फिर नेक्स्ट सीन में समुंदर के पास हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इंजू है, यानी शार्क्स टीम का पुराना मेंबर, जो कि बाहर घूमने आया हुआ था। और फिर वो वहाँ बैठे कपल्स को देखकर अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे वो भी यहाँ एनी के साथ आया करता था और एनी के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करता था, जहाँ एनी उसके साथ अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक किया करती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जैसे रियोग वापस अपने ड्रॉम आता है तो उससे चोई और कांग उसके डार्क सर्कल्स के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम्हारा फेस भी काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहा है। कहीं किसी लड़की का तो चक्कर नहीं, यानी उसी का जिसके बारे में तुमने हमें लास्ट टाइम बताया था, क्या नाम था उसका, महा। तो ये सुन वो उन दोनों को गुस्से से घूरकर चुप करवा देता है। और फिर जब वो चोई के हाथ में लव वायरस नाम की सिटकॉम डायलॉग स्क्रिप्ट देखता है तो वो उससे इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर चोई ने बताया कि सिटकॉम में महा मेरी सिस्टर है। तो वही कांग कहता है कि और मेरी गर्लफ्रेंड। तो ये सुन रियोग काफ़ी हैरान होता है एंड देन गुस्से में इन दोनों को घूरकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उन दोनों ने रियोग के इस रिएक्शन को देखकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि कहीं तुम हम दोनों से जेलस तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि हम तुम्हारी बी के साथ वर्क करने वाले हैं। तो ये सुन रियोग गुस्से में उन दोनों के ऊपर चप्पल फेंक के उन्हें चुप करवा देता है और फिर अपने रूम में आकर महा को सेंड किए हुए सभी मैसेजेस को ध्यान से देखने लगता है कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। इसलिए फिर वो काफ़ी सोचने के बाद तुरंत उठ के महा से मिलने चला गया। और वहीं यूजिन, जो कि प्रैक्टिस रूम में बैठकर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था, कि तभी उसके पास शिम का मैसेज आता है, जो कि यूजिन को बताती है कि महा प्रैक्टिस रूम में अकेली प्रैक्टिस कर रही है और रात बहुत हो गई है, तो क्या यूजिन उसे घर छोड़ सकता है। तो ये सुन यूजिन ने खुशी खुशी हाँ बोल दी।
इतने में शिम के पास यूरी आई और माहा को लेने चलने के लिए बोला। तो तब हमें यहाँ ये पता चला कि शिम ने जानबूझकर यूजिन को माहा के पास भेजा है ताकि माहा रियोक को भूलकर यूजिन के साथ रह सके, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि यूजिन का प्यार सिर्फ माहा है, इसलिए यूजिन की खुशी में ही शिम की खुशी है। और वहीं दूसरी तरफ हानजाए रियोक के रूम में उसको चेक करने के लिए आता है, जहां जब वो देखता है कि रियोक सो रहा है तो फिर वो वहां से चला जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यानी चोय और कांग रियोक के बेड पे लेटकर रियोक के रूम में होने की एक्टिंग कर रहे थे, जिस चीज़ को करते हुए उन दोनों को भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब जब जैसे यूजिन माहा को लेने उसके पास पहुंचता है कि तभी वहां रियोक भी अपनी कार से आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखने लगता है। जहाँ जब यूजिन ने माहा को बताया कि उसे एक बड़ी मूवी में छोटा सा रोल मिला है, तो ये सुन माहा यूजिन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और उसे कॉन्ग्रेट्स भी बोलती है। बट रियोक को माहा का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी कार का हॉर्न बजा देता है और फिर अपनी कार से बाहर आता है, जिसे देख यूजिन और माहा ये दोनों ही शॉक थे। और फिर रियोक ने डायरेक्ट माहा के पास आकर उसको अपनी कार में बैठने के लिए बोला। तो ये सुन माहा हैरान थी। जहाँ जब यूजिन ने रियोक को हेलो कहा तो इस पर वो गुस्से में यूजिन से पूछता है कि तुम दोनों हमेशा मुझे रात में अकेले मिलते हुए क्यों दिखते हो। तो ये सुन यूजिन कुछ नहीं कहता। देन रियोक फिर से माहा को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है, बट माहा काफ़ी कुछ सोचने के बाद रियोक के साथ जाने से मना कर देती है। तो इस पर वो कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से अपने सभी मेंबर्स को बिना बताए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए चलो जल्दी से मेरी कार में बैठो। तो ये सुन यूजिन रियोक से बोलता है कि आपको तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ माहा को उसके ड्रॉम तक ही छोड़ने के लिए आया हूँ। और वैसे भी अगर माहा को किसी ने भी आपके साथ देख लिया तो इससे माहा के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जिसकी ये बात सुन जब जैसे रियोक ने गुस्से से यूजिन से पूछा कि मतलब, तो इस पर वो बोलता है कि आप हमारे सीनियर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन करेगा आप वो करोगे। तो ये सुन रियोक को यूजिन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो यूजिन को लाइन क्रॉस करने से मना करता है और कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे तमीज़ से पेश आओ। जिसकी ये बात सुन यूजिन भी गुस्से से रियोक को देखने लगता है एंड रियोक भी यहाँ गुस्से से यूजिन को घूर रहा था। जिन दोनों को लड़ता हुआ देख माहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, इसलिए माहा यूजिन के पास आकर उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी एंड रियोक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जिसकी ये बात सुन रियोक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट यूजिन नहीं। इसलिए फिर वो माहा और रियोक के वहाँ से जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उदास होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चोय और कांग जो कि रियोक बनकर उसके बेड पर थे और डरते हुए लगातार रियोक को मैसेज कर रहे थे कि भाई तुम कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, क्योंकि हानजाए तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और हम तुम बन के तुम्हारे बेड पर लेटे हुए हैं। कि तभी हानजाए इन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, जिसे देख ये दोनों काफ़ी बुरी तरह डर जाते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो उन दोनों को देख हानजाए को गुस्सा आने लगता है और वहीं रियोक कार में बैठे बैठे स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने मेरी साइड ली है ना। जिस पर माहा पूछती है कि मतलब, तो इस पर वो बोलता है कि यानी आज तुमने मुझे चूज किया, बिल्कुल एक परफेक्ट गर्ल की तरह। तो ये सुन माहा भी स्माइल करने लगती है, पर फिर तभी सीरियस होकर पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे। तो इस पर रियोक ने डायरेक्ट बताया कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तो ये सुन माहा हैरान होने लगती है। फिर जब रियोक ने माहा से पूछा कि वैसे तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, क्या तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है, इसलिए लाओ मुझे अपना न्यू नंबर दो। जिसकी ये बात सुन माहा हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपना नंबर चेंज किया है। बट रियोक कुछ नहीं बोलता और अब क्योंकि माहा को रियोक को अपना न्यू नंबर नहीं देना था, इसलिए वो रियोक से कार को स्टॉप करने के लिए बोलती है। बट रियोक मानता नहीं और कहता है कि मुझे नहीं पता, पहले तुम मुझे अपना नंबर दो। तो ये सुन माहा गुस्से से रियोक को देखने लगती है एंड रियोक माहा को देखकर स्माइल करता है।
क्योंकि उसे माहा को परेशान करके काफी मजा आ रहा था। फिर जब माहा ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो शिम और यूरी से प्रॉमिस कर चुकी है कि वो रियोक से कोई कनेक्शन नहीं रखेगी, तो ये सुन रियोक का दिल काफी बुरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। और वही यूजिन जो कि जब जैसी अपने टूटे दिल के साथ वापस ड्रॉम आ रहा था कि तभी वो ह्यून को उसकी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए सुनता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डेट किया क्योंकि तुम एनर्जी एंटरटेनमेंट की ट्रेनी हो, पर अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो फिर मैं सभी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। और फिर जब जैसी वहाँ से जा रहा था कि तभी वो यूजिन को देखकर शॉक हो जाता है। एंड अब क्योंकि यूजिन भी ह्यून की सब बातें सुन चुका है, इसलिए वो ह्यून को टक्कर मार के वहाँ से चला जाता है, जिसके ऐसे करने पर ह्यून को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वही रियोक जब जैसी वापस अपने डॉम पहुँचता है तो उससे हानजाए चिल्ला कर बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम इतनी रात में कहाँ गए थे, वो भी मुझे बिना बताए। जिसे शांत कराने की बाकी मेंबर्स काफी कोशिश करते हैं बट वो होता नहीं। देन रियोक बोलता है कि इस टाइम मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोल सकता हूँ, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। जिसे जाता हुआ देख हानजाए बोलता है कि कभी ये बात मत भूलना कि तुम शार्क्स टीम के मेंबर हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग महा रनिंग पे जाती है, जहाँ से लालिमा की बातें याद आने लगती हैं। जहाँ जब लालिमा ने बोला था कि वो रियोक को पसंद करती है, तो ये याद कर महा यहाँ काफ़ी ज़्यादा सैड होने लगती है कि तभी फिर उसको अपना और रियोक का वो पुराना टाइम दिखने लगता है जब रियोक महा की सेफ्टी के लिए उसको उसके घर के आधे रास्ते तक छोड़ने जाता था और महा को बहुत ही प्यार से देखा करता था। जिस टाइम को याद कर महा के दिल में रियोक के लिए और भी ज्यादा फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं, पर अपने हालातों की वजह से वो चाहकर भी रियोक के लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और वही दूसरी तरफ रियोक भी इस सब से काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए नेक्स्ट डे शूटिंग प्लेस पे आकर वो काफी सीरियस होकर प्रैक्टिस करने लगता है, यानी पूरे फोकस के साथ। फिर जब वो रेस्ट कर ही रहा था कि तभी उसके पास यूजिन आया और बताया कि वो भी इस मूवी का पार्ट है। तो ये सुन रियोक उससे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, और फिर प्रैक्टिस करने के बहाने यहाँ ये दोनों एक दूसरे को रियल में मारकर अपनी अपनी भड़ास निकालने लगते हैं, क्योंकि महा की वजह से ये दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। क्योंकि रियोक को लग रहा है कि महा उसे यूजिन की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वही यूजिन को ये लग रहा है कि रियोक जानबूझकर उन दोनों के बीच आ रहा है, क्योंकि वो महा का सबसे पुराना दोस्त है, ना कि रियोक। पर यूजिन को ये बात नहीं पता कि महा और रियोक की दोस्ती सबसे ज्यादा पुरानी है। एंड वही दूसरी तरफ महा जो कि प्रैक्टिस रूम में यूरी के साथ थी कि तभी शिम उन दोनों के पास आकर उन्हें जल्दी से रेडी होने के लिए बोलती है कहीं चलने के लिए। तो ये सुन वो दोनों हैरान हो जाती हैं। और वही दूसरी तरफ रियोक शूटिंग प्लेस पर आकर सभी मेंबर्स के साथ फाइनल फाइटिंग प्रैक्टिस करता है, जहाँ उसको सभी को मारने के बाद यूजिन को कुछ पंच और लास्ट में एक किक मारनी है, जिस चीज की प्रैक्टिस यूजिन भी कर रहा था कि तभी उसके पास महा, यूरी एंड शिम ये तीनों भी आ जाती हैं। जहाँ जब जैसी महा ने यूजिन को आवाज दी तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ रियोक डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि क्या वो यूजिन को लास्ट किक मारने के बाद थोड़े और पंच भी मार सकता है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर सीन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सुन वो चुप हो जाता है। अब सभी लोग फाइनल शूटिंग के लिए रेडी होते हैं और अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं महा डायरेक्टर के पास आकर खड़ी होती है, जिसे देख डायरेक्टर तो खुश थे क्योंकि लास्ट टाइम महा ने इन्हीं की फिल्म में काम किया था, बट मैनेजर जून नहीं, क्योंकि वो बेचारे सोच रहे होंगे कि इस लड़की को मैं रियोक से कितना भी दूर करने की कोशिश कर लूं, पर ये तब भी रियोक के सामने कैसे न कैसे आ ही जाती है। अब शूटिंग स्टार्ट हुई, जहां रियोक अपनी कार से यूजिन और बाकी सभी लोगों से बचकर भाग रहा था, पर जब जैसी उसकी नज़र महा पे पड़ती है तो महा को देख पता नहीं रियोक को क्या होता है और वो डिस्ट्रैक्ट होकर सामने रखे बॉक्सेस से टकरा जाता है, जिस वजह से यहाँ रियोक की कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रियोक को बहुत ज़्यादा चोटें भी आई थी। तो ये देख सभी लोग काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं एंड शूटिंग को रोक कर भागते हुए रियोक के पास आते हैं एंड उसको किसी तरह से कार से बाहर निकालते हैं, जहां महा भी ये सब देखकर काफ़ी बुरी तरह शॉक हुई हुई थी। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। बट लास्ट में हम देखते हैं कि जब इंजू सीक्रेटली एनी के साथ रिलेशनशिप में था
तो तब उसके इस अफेयर के बारे में शार्क्स के लीडर यानी हानजाई ने सीओ पार्क को सब बता दिया था, क्योंकि वो सीओ पार्क से कभी कुछ नहीं छुपाता एंड मेंबर्स की सभी सीक्रेट न्यूज सीओ पार्क को देता रहता है, जिसे सुन उस टाइम सीओ पार्क भी हानजाई से इम्प्रेस हुए थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.